की रात 3 आदमी अंधेरे में हाथों में ढकी हुई थाली लिए आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वे एक घर के पास पहुंचे। अब सब लोग साथ रहना, कोई भी अलग मत होना। उसकी बात सुनकर बाकी दोनों आदमी गहरी रात के अंधेरे में चारों ओर देखने लगे कि कहीं कोई और तो नहीं है। अब और देर करना ठीक नहीं होगा, जल्दी काम खत्म करके यहाँ से लौटना होगा। तीनों घर का फाटक खोलकर पीछे की ओर जाने लगे। कुछ ही देर में वे एक तालाब के किनारे पहुंच गए। तालाब का पानी पूरी तरह काला था और बिल्कुल स्थिर था। तुम लोग यहीं रुको, मैं थाली तालाब के पास रखकर आता हूँ। ये कहकर वो थाली तालाब के किनारे रखाया और उसका ढक्कन भी हटा दिया। थाली में तरह तरह के खाने के व्यंजन सजे हुए थे। चलो चलो, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, ये कहकर वे वापस मुड़ने लगे। अरे जरा रुक कर तो देखें क्या होता है। सच में कोई इस खाने को खाने आता है या कोई आदमी छिप कर आकर खा जाता है? क्या तू पागल हो गया है? यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तू पहली बार आया है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अरे अगर तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं आज उस पेड़ के पीछे छिप कर देखूंगा कि यहाँ कौन आता है। बाकी दोनों उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सके। तीनों मिलकर पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। काफी समय बीत गया। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल झिंगुरों की आवाज और तालाब के आसपास जुगनुओं की चमक दिखाई दे रही थी। मुझे तो लगता है यहाँ कोई नहीं आता, ये सब लोगों का भ्रम है। उसी समय दूर चर्च की घंटी सुनाई दी। 3 बार टन टन की आवाज आई, यानी रात के 3 बज चुके थे। और तभी अब वो देखो उधर, तालाब का पानी कैसे कांप रहा है। कहते कहते तीनों तालाब की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि तालाब के ठीक बीच से कोई बाहर निकल रहा है। गहरे अंधेरे में पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आकृति साफ दिखाई देने लगी। वो तो तीनों की जुबान जैसे बंद हो गई, क्योंकि जो चीज तालाब से बाहर निकली थी वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो इंसान नहीं हो सकती। उसका सबसे डरावना हिस्सा उसकी आंखें थी। जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां 2 काले गड्ढे थे। उसका पूरा शरीर काला था। शरीर के कई हिस्सों से मांस गायब था। लंबे समय तक पानी में भीगे रहने पर शरीर जैसा हो जाता है, उसका शरीर वैसा ही लग रहा था। वो तालाब से निकलकर खाने की थाली के पास आकर बैठ गई और बहुत भूखे की तरह खाना खाने लगी। अब देख लिया ना कि वहाँ कौन रहता है। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, अभी चलते हैं। सुनी थी ना? क्यों नहीं सुनूंगा। बलई, केस्टू और मदन ने जो देखा था, बाप रे बाप, रविवार दोपहर तक उन्होंने पूरे गांव को बता दिया था। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अब कभी उस घर या तालाब के पास नहीं जाएंगे। इस शनिवार कौन जाएगा कौन जाने। तभी हरिन भागता हुआ आया। अरे हरिन, तू ऐसे भागता हुआ कहाँ से आ रहा है? अब क्या हो गया? अरे उस घर में जिसके पीछे वो भयानक तालाब है, वहाँ नए किराएदार आ गए हैं। किराएदार आए हैं तो इसमें मुसीबत की क्या बात है? मुसीबत है तभी तो कह रहा हूँ। आज मैं और लाखन नए किराएदार को समझाने गए थे कि दादा, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हम आज ही इस घर में रहने आए हैं। अच्छा लगा कि आप लोग खुद हमसे मिलने आए। यही तो अच्छी बात है कि आप यहाँ रहने आए हैं। बहुत दिनों से ये घर खाली पड़ा था। पिछला किराएदार भी कुछ दिन रहकर चला गया था। खैर, मैं खास काम से आया हूँ। अब जब आप इस घर में रह रहे हैं तो हर शनिवार रात घर के पीछे तालाब के किनारे खाना रखना मत भूलिएगा। हर शनिवार तालाब के किनारे खाना रखूं, इसका क्या मतलब? मैं साफ साफ बता देता हूँ। उस तालाब में एक भयानक आत्मा रहती है। अगर उसे हर शनिवार खाना नहीं दिया गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। तालाब में आत्मा रहती है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तालाब में मछलियां रहती हैं, आत्माएं नहीं।
कहीं आप लोगों ने इस खाली घर का फायदा उठाकर तालाब को गंदा तो नहीं कर दिया? मुझे ये कहानियां मत सुनाइए, अब जाइए यहाँ से। अरे दरवाजा मत बंद कीजिए, आपके लिए खतरा हो सकता है। बस यही खबर देने आया था। परसों शनिवार है, अगर उस किराएदार ने तालाब के किनारे खाना नहीं रखा तो उसके साथ साथ पूरे गांव पर संकट आ जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, चलो एक बार फिर जाकर समझाते हैं। फिर 2-3 लोग उस घर पहुंचे। उन्होंने किराएदार को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने सबके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। सभी चिंतित होकर लौट आए। सब समझ गए कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है और उनका पहला शिकार किराएदार का परिवार बनेगा। एक दिन बाद शनिवार की रात आ गई। रात के ठीक 3 बजे तालाब का पानी धीरे धीरे कांपने लगा और उसके भीतर से वही भयानक आकृति बाहर निकली। बाहर आकर उसने चारों ओर देखा, जैसे अपने भोजन को ढूंढ रही हो, लेकिन उसे कहीं खाना नहीं मिला। उधर किराएदार अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। उसके पास उसका छोटा भाई अर्नब भी सो रहा था। अचानक अर्नब को लगा जैसे कोई ठंडी सांस उसके शरीर को छू रही हो। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि एक विकराल चेहरा उसके ठीक ऊपर हवा में मंडरा रहा है। आ, 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 क्या हुआ अर्नब? तो ऐसा क्यों चिल्लाया? भैया, वो देखो, कमरे के कोने में कोई खड़ा है। वो खाना मांग रहा है। अरे कहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। तूने सपना देखा होगा। नहीं भैया, वो देखो, खाट के नीचे चला गया। उसे खाना दो, नहीं तो वो जाएगा नहीं। किराएदार कुछ समझ नहीं पाया। उसने खाट के नीचे भी देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई खाना नहीं है। सुबह होते होते अर्नब बेहोश हो गया। कुछ ही घंटों में उसका चेहरा इतना बदल गया कि विश्वास करना मुश्किल था। सुबह गांव के लोग वहां पहुंचे। उन्हें अनहोनी का अंदाजा तो पहले से ही था। किराएदार गांव के लोगों को देखते ही फूट फूट कर रोने लगा। देखिए ना, मेरे बिल्कुल स्वस्थ भाई की सिर्फ एक रात में क्या हालत हो गई है। हमने आपको बार बार कहा था कि शनिवार की रात तालाब के किनारे भोजन नहीं रखोगे तो मुसीबत जरूर आएगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोग मेरे इकलौते भाई को बचा लीजिए। माँ तो पहले ही गुजर चुकी है, उसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, आप रोइए मत। आपको और इस काकन झोड़ा गांव को केवल जटेश्वर तांत्रिक ही बचा सकते हैं। पिछली बार भी उन्होंने ही हम सब की रक्षा की थी। अरे नगेन, तू बिल्कुल देर मत कर। अभी इसी वक्त पड़ोस के गांव जाकर जटेश्वर तांत्रिक को ले आ। उन्हें हमारी मुसीबत के बारे में जरूर बताना, वे अवश्य आएंगे। ये सुनते ही नगेन तुरंत निकल पड़ा। आप चिंता मत कीजिए, आपका भाई अभी पूरे दिन सोता रहेगा। उसके पास बिल्कुल मत जाइए और ना ही उसे जगाने की कोशिश कीजिए। अगर रात होने से पहले जटेश्वर तांत्रिक आ गए तो कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, इस घर का रहस्य क्या है? कृपया बताइए। किराएदार का सवाल सुनकर सब लोग डर कर एक बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगे। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोलना शुरू किया। आज इस घर की जिम्मेदारी भले ही नरेन के पास हो, लेकिन ये असल में ब्रज किशोर का घर है। नरेन ब्रज किशोर का भांजा है। आज से कई साल पहले ब्रज किशोर के बेटे ने बेतेनी की पूजा शुरू की थी। उसे पता चला था कि यदि लगातार 7 शनिवार तक नियम पूर्वक बेतेनी की पूजा करके उसे प्रसन्न कर लिया जाए तो अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है। उसने कहीं से उसकी मूर्ति भी प्राप्त कर ली थी। बेतेनी की पूजा शनिवार की रात ठीक 3 बजे की जाती है। पूजा शुरू करने के लिए शरीर के 3 बूंद रक्त और कौवे की पंख की आवश्यकता होती है। बेतेनी की भूख शांत करने के लिए मांसाहारी भोजन चढ़ाना पड़ता है और पूजा खुले स्थान में करनी होती है।
ब्रजकिशोर का बेटा तालाब के किनारे बैठकर पूजा किया करता था। पहले 4 शनिवार तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन 5वें शनिवार को ब्रजकिशोर की नजर इस बात पर पड़ गई। गुस्से में आकर ब्रजकिशोर ने पेतनी की मूर्ति उठाकर तालाब में फेंक दी, लेकिन वो पेतनी के क्रोध को नहीं जानता था। अगली ही रात से उसके बेटे की हालत बिल्कुल आपके भाई जैसी हो गई और 3 दिन बाद उसका शव तालाब के किनारे पड़ा मिला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद ब्रजकिशोर की भी वही हालत हो गई। दिन भर वो पूरे गांव में घूम घूम कर पेतनी के बारे में बताता रहता था। शुरू में किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन 3 दिन बाद उसका शव भी उसी तालाब के पास पाया गया। इसके बाद काकन झोड़ा गांव के 5 और लोगों की ठीक उसी तरह मृत्यु हो गई। तब किसी को समझने में देर नहीं लगी कि पेतनी की कुदृष्टि इस गांव पर पड़ चुकी है। उसी समय जटेश्वर तांत्रिक आए और उन्होंने हम सब की रक्षा की। उन्होंने पेतनी को उसी तालाब में बांध दिया और जाते समय कह गए कि हर शनिवार रात उसे भोजन चढ़ाना होगा। आपने कल रात भोजन नहीं रखा, इसलिए पेतनी फिर से तालाब से बाहर आ गई है। असीम बूढ़े आदमी की सारी बातें सुनता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। रात होते होते जटेश्वर तांत्रिक वहां पहुंच गए। चिंता मत कर, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा। रात काफी गहरी हो चुकी थी। जटेश्वर तांत्रिक तालाब के किनारे बैठकर मंत्रोच्चार करने लगे। उनके सामने अग्निकुंड जल रहा था। पेतनी रक्षाय अकुशा निमित्य मुक्ताय विरेहा। कुछ दूरी पर खड़े सभी लोगों ने देखा कि एक डरावनी काली आकृति असीम के भाई के शरीर से निकलकर अग्निकुंड के सामने 3 बार चक्कर लगाती है, फिर तालाब के किनारे रखा भोजन खाती है और उसके बाद तालाब के पानी में समा जाती है। उसी समय चर्च की घड़ी से 3 बार घंटी बजने की आवाज आई, जिससे पता चला कि रात के ठीक 3 बजे थे।